आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय एक ऐसी चीज के इर्द गिर्द घूमता है जो मतलब सदियों से इंसानी सभ्यता के आकर्षण का केंद्र रही है। और जो आज भी ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन तय करती है। बिल्कुल। बात हो रही है सोने की। आज 27 फरवरी 2026 है और सोने के बाजार में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो अर्थशास्त्र के किसी बेहद जटिल थ्रिलर जैसा है। थ्रिलर ही है सच में। बाजार के रोज बदलते आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हाँ, तो आज की हमारी इस चर्चा का आधार कुछ बहुत ही पुख्ता स्रोत हैं। हमने निवेश गुरु हिंदी, हिंदी गुड रिटर्न्स और रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट्स को गहराई से खंगाला है, ताकि बाजार की एक असली और विस्तृत तस्वीर सामने आ सके। और आज की इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट है, जो कि है बाजार की इस उथल-पुथल को समझना। बिल्कुल ये समझना कि सोने के दाम रोज इतनी तेजी से क्यों बदल रहे हैं और क्या इस समय इस धातु में पैसा लगाना एक समझदारी भरा कदम होगा। और सबसे जरूरी बात कि सोने की इन कीमतों के पीछे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है। सही कहा। हम सिर्फ सतह पर तैरते आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन परिस्थितियों की गहराई में जाएंगे जो इन आंकड़ों को जन्म दे रही हैं। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि सोने के बाजार की ये जानकारी उन सभी के लिए बेहद अहम है जो अपनी संपत्ति के बचाव की रणनीति बना रहे हैं। तो शुरुआत ताज़ा आंकड़ों से करते हैं। हाँ, तो हिंदी गुड रिटर्न्स और निवेश गुरु हिंदी के ताज़ा अपडेट के अनुसार भारत में सोने के जो दाम सामने आए हैं वे पूरी तरह से ऐतिहासिक स्तर पर हैं। रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 16,157 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गया है। बाप रे, ये बहुत बड़ा नंबर है ना? वहीं अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये लगभग 14,810 रुपए प्रति ग्राम के आसपास है। और 18 कैरेट सोना? 18 कैरेट सोना लगभग 12,118 रुपए प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है। मतलब अगर इसे आम बोलचाल की भाषा में एक तोले के हिसाब से देखा जाए, यानी 10 ग्राम के हिसाब से। हाँ, 10 ग्राम के हिसाब से शुद्ध सोना 1,60,000 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं ना, तो बाजार का एक बहुत ही स्पष्ट और आक्रामक रुख सामने आता है। वो कैसे? देखिए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश के कुछ शहरों में मामूली गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन वो पूरी तरह से स्थानीय मांग और आपूर्ति का परिणाम है। अगर पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को एक साथ रखकर देखा जाए तो सोने की कीमत लगातार मजबूती से ऊपर ही जा रही है। यानी जो छोटी-मोटी गिरावट दिख रही है वो बस बाजार का एक तकनीकी ठहराव है, जिसे निवेशक आमतौर पर मुनाफा वसूली कहते हैं। बाजार का असली मूड तेजी का ही है। और ये तेजी किसी सट्टेबाजी का नतीजा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये ठोस वैश्विक चिंताओं का नतीजा है। और अगर हम 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक के दामों के बीच के अंतर पर गौर करें ना, तो ये उपभोक्ता व्यवहार में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। हाँ, क्योंकि 16,000 रुपए प्रति ग्राम की कीमत पर शुद्ध सोना आम खरीदार की पहुंच से काफी दूर होता जा रहा है। जाहिर है, ऐसे में बाजार में 18 कैरेट, जिसकी कीमत 12,000 के आसपास है, उसकी स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि आभूषण बनाने वाले और खरीदने वाले दोनों ही अब कीमतों के इस दबाव से निपटने के लिए कम कैरेट वाले विकल्पों की तरफ मुड़ रहे हैं, ताकि आभूषणों का आकार और दिखावट वही रहे, लेकिन बजट थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। सही बात है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मौजूदा कीमतें लोगों की क्रय शक्ति का कड़ा इम्तिहान ले रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन कीमतों को इतनी ऊपर धकेलने वाली असली ताकतें कौन सी हैं? हाँ, आखिर सोने की कीमतें इतनी तेजी से भाग क्यों रही हैं? इस भारी उछाल की असली वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा ग्लोबल लेवल पे जाकर वैश्विक पूंजी के प्रवाह को देखना होगा। मतलब सेफ हेवन वाले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बिल्कुल। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब कोई भारी तूफान आता है तो इंसान क्या करता है? वो किसी सुरक्षित पनाहगाह या मजबूत छत की तलाश करता है। एग्जैक्टली। जब भी दुनिया में कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक संकट आता है तो बड़े संस्थागत निवेशक और केंद्रीय बैंक अपना पैसा शेयर बाजार से निकालने लगते हैं, क्योंकि वहां जोखिम बहुत ज्यादा होता है। हाँ, और ये सारा पैसा निकलकर सीधे उन संपत्तियों में जाता है जो ऐतिहासिक रूप से सुरक्षित मानी गई हैं, यानी सोना। अगर हम साल 2008 के वित्तीय संकट को याद करें तो ठीक यही पैटर्न देखने को मिला था। बिल्कुल। जब शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे, तब सारी पूंजी सोने की तरफ भाग रही थी। आज भी स्थिति वैसी ही है।
सोना वह सुरक्षित पनाहगाह बन गया है जहां लोग अपने पैसे की वैल्यू को नष्ट होने से बचा रहे हैं। ये तुलना मौजूदा हालात को समझने के लिए बहुत सटीक है और अगर हम रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट पर नजर डालें तो इस समय दुनिया में भू राजनीतिक तनाव भी अपने चरम पर है। हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन। रिपोर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच के मौजूदा हालात का जिक्र प्रमुखता से किया गया है और यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी और उसके आर्थिक प्रभाव का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण सही बहुत है। तो ये जो तनाव है ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ता है। देखिए, इस पूरी श्रृंखला को समझना बहुत जरूरी है। जब पश्चिम एशिया में सैन्य या कूटनीतिक टकराव की नौबत आती है तो अहम व्यापारिक मार्गों पर खतरे के बादल मंडराने लगते हैं, विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रास्तों पर। हाँ, क्योंकि दुनिया भर के कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से होकर गुजरता है और किसी भी रुकावट की आशंका से तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और जब तेल महंगा होता है तो जाहिर सी बात है कि वैश्विक परिवहन और माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है। इसका सीधा परिणाम क्या होता है? हर देश में आयातित वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं, बिल्कुल, जिससे महंगाई जन्म लेती है। इसी दर से बाजार घबराया हुआ है और अपनी पूंजी को कागजी मुद्राओं से निकालकर भौतिक सोने में सुरक्षित कर रहा है। और इसी का एक बहुत ही चौंकाने वाला प्रभाव हमें भारत के भीतर देखने को मिल रहा है। गोल्ड लोन वाला फैक्टर। हाँ, निवेश गुरु हिंदी की रिपोर्ट से ये तथ्य सामने आया है। पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड लोन की मांग में भारी वृद्धि हुई है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। अगर हम इन सभी कड़ियों को आपस में जोड़ें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कैसे? गोल्ड लोन की बढ़ती मांग ये साबित करती है कि इकोनॉमी में नकदी का प्रवाह कमजोर पड़ रहा है या फिर पारंपरिक बैंक कर्ज देने में सख्ती बरत रहे हैं। ऐसे में आम लोग और छोटे व्यापारी अपनी तिजोरियों में रखे सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, वे इसे सिर्फ एक निष्क्रिय धातु नहीं बल्कि एक बेहद तरल और मजबूत संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। आपातकालीन जरूरतों के लिए सोना तुरंत नकदी जुटाने का सबसे बेहतरीन साधन बन गया है। मतलब ये सिर्फ एक आभूषण नहीं रहा, ये एक विकेंद्रीकृत घरेलू बीमा बन चुका है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जब हम फरवरी महीने के ऐतिहासिक आंकड़ों और उतार चढ़ाव पर नजर डालते ना तो असली पैमाना समझ में आता है। फरवरी के आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। सोने की कीमत 1,33,000 से लेकर 1,61,000 रुपए के बीच झूलती रही है। ये 28,000 रुपए का भारी अंतर है। हाँ, और एक ही महीने के भीतर इतना बड़ा उतार चढ़ाव कोई सामान्य बाजार गतिविधि नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि बाजार किसी गहरी अनिश्चितता से गुजर रहा है और हर छोटी खबर पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो इस भारी अस्थिरता के पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, इस उतार चढ़ाव के पीछे 3 बहुत ही शक्तिशाली कारण काम कर रहे हैं। पहला कारण है डॉलर और रुपये के बीच की कशमकश, करेंसी डायनामिक्स। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का व्यापार डॉलर में होता है। जब भी वैश्विक तनाव के कारण डॉलर मजबूत होता है या फिर हमारा रुपया कमजोर पड़ता है तो भारत के लिए सोने का आयात महंगा हो जाता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के दाम स्थिर हों। बिल्कुल, रुपये की कमजोरी भारत में इसके दाम बढ़ा देती है। और दूसरा कारण जो सीधे तौर पर आम इंसान से जुड़ा है वो है लगातार बढ़ती महंगाई या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का असर सोने पर बहुत ही तकनीकी होता है। इसे नकारात्मक वास्तविक ब्याज दरों के सिद्धांत से समझा जा सकता है। वो कैसे काम करता है? मान लीजिए कि बैंक की एफडी पर आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन बाजार में महंगाई की दर 7 या 8% है। मतलब बैंक में रखा पैसा असल में अपनी कीमत खो रहा है। एग्जैक्टली। जब कागजी मुद्रा का मूल्य इस तरह नष्ट होने लगता है तो हर कोई एक ऐसे माध्यम की तलाश करता है जो महंगाई को मात दे सके। और ऐतिहासिक रूप से सोने ने हमेशा कागजी मुद्रा की गिरावट के खिलाफ ढाल का काम किया है। और तीसरा बड़ा कारण क्या है? तीसरा कारण है वैश्विक बाजार की नीतियां, विशेष रूप से दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का अपना व्यवहार। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। देखिए, एक तरफ तो बैंक नीतियां बना रहे हैं और दूसरी तरफ वही बैंक बाजार से भारी मात्रा में सोना खरीदकर अपने रिजर्व में भर रहे हैं। जब सिस्टम को चलाने वाले संस्थान ही कागजी मुद्रा पर भरोसा छोड़कर सोना जमा करने लगें तो आम निवेशक का घबराना स्वाभाविक है। अर्थशास्त्र का एक मूल नियम है कि जब बाजार में अनिश्चितता होती है
तो पूंजी हमेशा उस संपत्ति की ओर भागती है जिसका कोई प्रतिपक्ष जोखिम या काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। मतलब सोने की कीमत किसी सरकार के वादे या किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल, वो अपने आप में पूर्ण है और यही नियम आज के इस अस्थिर बाजार पर लागू हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का असल मतलब क्या है? इतने उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक तनाव के बीच जो लोग आज बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? क्या अभी सोना खरीदना चाहिए? निवेश गुरु हिंदी और हमारे अन्य स्रोतों ने इस पर बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण पेश किया है। इसे हमें निवेश की समय सीमा के हिसाब से देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के निवेश की। अगर कोई अगले 10 या 15 सालों के लिए निवेश करना चाहे तो? अगर नजरिया इतना लंबा है तो मौजूदा उच्च कीमत के बावजूद सोना एक बेहतरीन विकल्प है। इतिहास गवाह है कि लंबी अवधि में सोने ने हमेशा क्रय शक्ति को बचाया है। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो इस 28,000 के भारी उतार चढ़ाव को देखकर जल्दी मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा है। मतलब ये इस वक्त आग से खेलने जैसा है। पूरी तरह से। जैसा हमने फरवरी में देखा, बाजार किसी भी दिन 5 से 10,000 रुपए ऊपर या नीचे हो सकता है। कम अवधि में इस अस्थिरता का शिकार होना बहुत आसान है। और जो लोग भौतिक सोना यानी फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, उन्हें मेकिंग चार्जेस और टैक्स भी तो चुकाने होते हैं। बिल्कुल, इसलिए कम अवधि में मुनाफा कमाना लगभग असंभव हो जाता है। अल्पकालिक निवेशकों को मौजूदा हालात में बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प पहलू पर, जो भारत के अपने बाजार की सच्चाई है। त्योहार और शादी का सीजन। हाँ, ये एक ऐसा समय होता है जहां दुनिया भर में चल रहे तनाव या डॉलर की मजबूती की चर्चाएं एकदम बेमानी हो जाती हैं। भारतीय बाजार में शादियों के सीजन में सोने की डिमांड पूरी तरह से लोचहीन या इनइलास्टिक होती है। चाहे सोने का दाम 1 लाख हो या 1,60,000, अगर घर में शादी है तो सोना खरीदा नहीं जाएगा। ये अर्थशास्त्र के बुनियादी नियमों को ही पलट देता है। कीमत बढ़ने पर मांग कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ सोना सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये एक अनिवार्य सामाजिक रस्म है। और ये सांस्कृतिक मांग बाजार में एक मजबूत फ्लोर प्राइस तय कर देती है। वैश्विक निवेशक भी जानते हैं कि भारतीय उपभोक्ता की ये डिमांड सोने की कीमतों को हमेशा एक सहारा देती रहेगी। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत सार है। आज के इन सभी आंकड़ों से जो बात निकल कर आती है, उसे हम इसी रूप में देख सकते हैं कि सोना सिर्फ स्नेह का प्रतीक नहीं, ये भरोसे का एसेट है। बिल्कुल, इकोनॉमी बदलती है, लेकिन सोने की चमक नहीं। ये एक ऐसा सच है जो सदियों से कायम है। क्योंकि कागजी मुद्राएं छापी जा सकती हैं, नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन इस दुर्लभ धातु ने हमेशा अपना मूल्य बरकरार रखा है। सही कहा। तो इस विस्तृत चर्चा के बाद एक सवाल सभी सुनने वालों के लिए है। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय तनावों और बाजार के रुख को समझने के बाद इस पर आपके क्या विचार बनते हैं? हाँ, कमेंट में लिखें, गोल्ड खरीदा चाहिए या गोल्ड अभी नहीं खरीदना। ये जानना वाकई दिलचस्प होगा कि कितने लोग अभी लंबी अवधि की सुरक्षा चुन रहे हैं और कितने बाजार के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे ही रोजाना गोल्ड न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें निवेश गुरु हिंदी, क्योंकि सही और सटीक जानकारी ही किसी भी निवेशक का सबसे बड़ा हथियार होती है। तो आज की चर्चा को अगर समेटा जाए तो बातें स्पष्ट हैं। सोने की दिशा मजबूती की ही है। भू राजनीतिक तनाव और इन्फ्लेशन जैसे बड़े कारण इसके पीछे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये ठोस है, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों को सावधान रहना चाहिए। और चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी बताइए। आज के इस आधुनिक युग में जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डिजिटल हो रही हैं, AI और ब्लॉकचेन का जमाना है, फिर भी इंसान का सबसे ज्यादा भरोसा जमीन से निकलने वाले इस एक पीले धातु पर ही क्यों टिका है? ऐसा क्यों होता है कि संकट के समय सारी आधुनिक तकनीकें पीछे छूट जाती हैं और सोने की चमक ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है? बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है ये। इस पर विचार करना अपने आप में वित्तीय दुनिया की एक नई समझ दे सकता है। तो आज के लिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बाजार के इन जटिल पहलुओं को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाजार के नए आंकड़ों और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होगी।